हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं दो बड़े प्यारे प्यारे एनिमल्स की कहानी, जिसमें से एक है हमारे पास मिजबिल नाम का एक ऑटर, जिसे हम हिंदी में ऊद बिलाव कहते हैं, और दूसरा है बच्चों हमारे पास एक मिस्टिकल कैरेक्टर जो हमारी कंट्री में तो रियल में नहीं है पर शायद से चाइना में हो, बिकॉज चाइना में तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ का एक कैरेक्टर जिसका नाम है ड्रैगन। जिसका क्या नाम है बच्चों? जिसका नाम है ड्रैगन। हम लोग आज इन दो एनिमल्स की बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को करने वाले हैं। एक का नाम है मिजबिल दी ऑटर और दूसरे का नाम है कस्टर्ड दी ड्रैगन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों मिजबिल दी ऑटर नाम के एक प्रोज से, यानी मिजबिल दी ऑटर नाम के एक स्टोरी से, जिसके अंदर मिजबिल नाम के इस ऑटर को कैसे हमारे ऑथर घर लेकर आते हैं बासरा से, और कैसे वो इसके साथ रहते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वो इस ऑटर को संभालते हैं, ऑटर पालने के बाद उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है। बिकॉज नॉर्मली हम लोग डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं और ऐसे एनिमल्स को पालते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स को पालते हैं, लेकिन एक ऑटर को पालना, एक ऊद बिलाव को पालना एक बड़ी ही डिफरेंट सी बात है। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोग यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से जब एक ऊद बिलाव को या एक ऑटर को पाला जाता है तो किस तरीके से चीज़ें डिफरेंशिएट करने लगती हैं, चीज़ें किस तरीके से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं एक एनिमल ओनर के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। और कस्टर्ड द ड्रैगन पे जब हम आएंगे तो कस्टर्ड तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी मज़ेदार सी पोएम है, वो हम तब करेंगे। तो बच्चों हम लोग हमारे चैप्टर की समरी और पोएम की समरी को आज देखेंगे। हम देखेंगे उसके शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन, यानी जो पैटर्न हम लोग अभी तक अपने हरी क्लास के अंदर फॉलो करते आए थे उसी सेम पैटर्न से बच्चों हम लोग आगे भी हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है मिजबिल दी ऑटर। तो वो कहते हैं ये लेख मिजबिल दी ऑटर सारांश पर केंद्रित है, यानी जो पूरी के पूरा लेख है ये मिजबिल दी ऑटर की एक स्टोरी पर बेस्ड है, जो हम लोग हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कहानी के लेखक गेविन मैक्सवेल। ये कहानी किसने लगी है? ये कहानी गेविन मैक्सवेल ने लिखी है। इस कहानी में लेखक हमें बताते हैं कि ऊद बिलाव रखने का फैसला करने के बाद उनका जीवन कैसे बदल गया। उनके पास पहले कोई जानवर था, वो हम आगे देखेंगे, वो शायद एक डॉग था इनके पास जो हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नया एनिमल पालेंगे, एक नए जानवर को पालेंगे, और इस बार बच्चों वो जानवर एक ऑटर होगा, एक ऊद बिलाव होगा, तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए उस ऊद बिलाव को पालने से। यह वह मैं अपनी यात्रा और ऊद बिलाव मिजबिल यानी या मिज जिसको प्यार से कहते थे के साथ अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं। अब यात्रा कहाँ से थी बच्चों? यात्रा थी इराक से लंदन के, और एक उड़ान के माध्यम से शुरू होती है। यानी वो कहाँ से निकलते हैं? वो इराक से निकलते हैं। इराक से होते होते बच्चों वो लंदन जाते हैं और वहाँ के उस हवाई माध्यम से उनकी पूरी की पूरी जर्नी होती है। ऊद बिलाव ने उड़ान में कहर बरपाया, मतलब खूब परेशान किया लोगों को, अपने डब्बे में से निकल के, अपने पिंजरे में से निकल के भाग रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो किस तरीके से उस ऊद बिलाव ने सब पर अपना कहर बरपाया और सबको डरा दिया, और जितने भी लोग थे बच्चों वो डर गए। हालांकि एक उदार हवाई परिचारिका यानी जो हमारी एयर हॉस्टेस होती है, उस समय एक बड़ी ही अच्छी काइंड सी एयर हॉस्टेस ने इनकी मदद करी, मिजबिल के साथ यात्रा करने में इनकी मदद की। बाद में लंदन में लोग ऊद बिलाव के बारे में अभिज्ञ होकर उन्हें अलग अलग जानवरों के नाम का अनुमान लगाते रहते कि शायद तो ये डॉगी है, या शायद से ये बिल्ली है, अजीब अजीब टाइगर है, अलग अलग नाम से उसके मिजबिल को बुलाया गया, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं चला कि वो मिजबिल एग्जैक्टली था कौन। कहानी लेखक के और अपने दोस्त के साथ बासरा की यात्रा के साथ शुरू होती है। कहानी की शुरुआत कहाँ होती है? जब वो बासरा जा रहे होते हैं अपने दोस्त के साथ। कहाँ जा रहे होते हैं बच्चों? बासरा नाम की एक जगह में जा रहे होते हैं। अपनी यात्रा के किसी बिंदु पर, यानी रास्ता के किसी पॉइंट पर, इन द पॉइंट ऑफ हिज जर्नी, लेखक ऊद बिलाव को पालतू बनाने के लिए अपनी पसंद व्यक्त करता है। ऐसे हमने दोस्त से बात करी कि यार काश मेरे पास भी ना एक ऊद बिलाव, एक ऑटर पालतू जानवर के फॉर्म में, यानी एक पेट के फॉर्म में होता, क्योंकि वह अपने पालतू कुत्ते को खो देने के बाद वह अकेला महसूस करते थे। अब जिसने डॉगी पाला हो, जैसे मैंने पाला है, तो मुझे पता है कि एक डॉग ऐसा होता है जैसे अपना खुद का बेटा। मतलब जैसे ट्रिकी की मम्मी थी ना पम्फ्री, हम पम्फ्री जितने खराब तो नहीं है लेकिन हम भी वैसे ही हैं। तो किस तरीके से पालतू कुत्ता उनके पास था, लेकिन बेचारे की मौत हो गई, वह अब अकेला महसूस करते हैं। उसके दोस्त ने सलाह दी कि इस इराक में दजला नदी के किनारे दलदल से प्राप्त करना चाहिए, वहां से उसको एक ऊद बिलाव प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही वे गंतव्य पर पहुंचे, यानी जैसे ही वो लोग अपने कहाँ पहुंचे बच्चों? जैसे ही वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं,
डेस्टिनेशन पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि केवल मित्र के मेल आया है। उन्हें वहां पे पता लगता है कि उनके मित्र का एक मेल आया है। कुछ दिनों के बाद मित्र चला गया, जबकि वर्णनकर्ता अभी भी अपने मेल की प्राप्ति करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जो दोस्त उनके साथ आया उसको तो मेल आ गया और वो चला गया, लेकिन हमारे ऑथर अभी भी यहीं पे रुके रहे। इसे प्राप्त करने के बाद वह एक संदेश के साथ अरबों की सहायता के से एक ऊद बिलाव यानी एक बोरी में उसे लेकर आया। उसको खोज करने के लिए अपने कमरे में गया, बिकॉज ऊद बिलाव उन्हें एक थैली के अंदर, एक बोरी के अंदर डाल के दिया गया था। उन्होंने ऊद बिलाव का नाम मिजबिल रखा और संक्षिप्त रूप से उसे मिज रखा, यानी उसका रियल नाम था मिजबिल, लेकिन प्यार से वो उसे मिज बुलाते थे। मिज को अपने परिवेश से परिचित होने में कुछ समय लगा, यानी मिज जो था उसे अपने इन्वायरमेंट के साथ फेमिलियर होने में बच्चों थोड़ा सा समय लगा। मिज को पानी से खेलना अच्छा लगता था। मिज को क्या अच्छा लगता था, क्योंकि मिज ऊद बिलाव है, ऊद बिलाव पानी के एनिमल्स होते हैं, इन्हें पानी में खेलना बड़ा ही अच्छा लगता था और उसने खुद ही नल खोलना सीख लिया था। तो इस तरीके से करके ऐसे करके कैसे इधर घुमा के जैसे तैसे करके उसने अपना नल खोलना सीख लिया था। बासरा में तो समय आराम से बीत रहा था। जब तक वो बासरा में रहे तब तक उनका समय बड़ा ही प्यार से बीत गया। अब वापस लंदन जाने का समय था, जब वे ब्रिटिश एयरलाइंस में जानवरों की अनुमति नहीं दी थी। उन्हें ब्रिटिश एयरलाइंस ने मना कर दिया था कि हम तो, अगर आपके पास कोई जानवर है तो हम आपके जानवर के साथ आपको ट्रैवल करने की अलाउंस नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने कुछ अन्य फ्लाइट बुक करनी पड़ी, तो इसीलिए उन्होंने कोई और जगह पे अपनी फ्लाइट को बुक करा। एक सेकेंड दीजिए बच्चों। तो उन्होंने कहीं और से बच्चों अपनी फ्लाइट बुक करी। जिस मिज को एक फ्लाइट में जाने की अनुमति मिली थी, जिसके अंदर एक ऐसी फ्लाइट उन्होंने ली जहां पे मिज को यानी किसी भी एनिमल को जाने की अलाउंस दी जाती है, लेकिन एक बक्से में। लेकिन यहाँ पर भी एक शर्त थी कि आप इसे एक बक्से में लेकर जाएंगे, हाथ में लेकर नहीं जा सकते। वर्णनकर्ता ने उसे उड़ान भरने से 1 घंटा पहले ही डिब्बे में डाल दिया और भोजन करने चला गया। तो उन्हें लगा कि चलो मिजबिल को मैं डब्बे में डाल जाऊंगा, मेरा काम चल जाएगा। तो उन्होंने मिजबिल को डब्बे में डाला और अपना भोजन करने चले गए। जैसे ही वे वापस आए तो उन्होंने पाया कि बॉक्स स्थिर था और मिज ने उसमें से छेद बना दिया था और आंतरिक स्तर को नष्ट कर दिया था। यानी जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि बॉक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं है, बॉक्स स्टेबल पड़ा हुआ है। उस स्टेबल से बॉक्स को जब उन्होंने देखा अंदर, तो उन्होंने लगा कि कोई हलचल नहीं है और बॉक्स अंदर से फटा हुआ है, बॉक्स के अंदर छेद हुए हुए, यानी कुछ तो ड्रामा, कुछ तो परेशानी हुई है। और उन्होंने ये भी देखा कि वहां पे ना उसके जो बॉक्स था उसके कोने में खून लगा हुआ था। नतीजन छिद्रों से खून निकल रहा था, जो होल्स थे उनमें से खून निकल रहा था। यानी मिजबिल ने उस बक्से में से निकलने की बहुत कोशिश करी, जिसके कारणवश उसके शरीर पे कुछ घाव हो गए, जिसकी वजह से उसको कुछ चोटें लग गई और वो बेचारा एकदम ऐसे निहाल होकर अब उस बक्से के अंदर पड़ा हुआ था। वह डर गया और हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उड़ान भरने में केवल 10 ही मिनट बचे थे। जैसे तैसे मिजबिल को डब्बे में लिया और वहाँ से वो हवाई अड्डे की तरफ निकल गए, क्योंकि उनकी उड़ान भरने के लिए उनकी फ्लाइट को बस 10 मिनट ही लगने थे। उन्होंने बॉक्स साफ किया और समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। इसके अलावा उन्होंने पूरी घटना को एयर होस्टेस को समझाया, जिसने उनके कंटेनर को अपनी गोद में रखने का सुझाव दिया कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस बक्से को अपने गोद में रख ले, ताकि जो मिजबिल है वो भी आपके पास बैठा रहेगा, तो उसे भी एहसास होता रहेगा कि जो उसका मालिक है वो अभी भी उसके पास है। गेविन के प्रति उसकी दया के लिए वह आभारी था कि किस तरीके से उस औरत ने उनकी इतनी सहायता करी, जबकि उनका तो कोई काम भी नहीं था। जैसे ही उसने कंटेनर खोला, ऊद बिलाव उछल कर गायब हो गया, जिसने उड़ान में अराजकता पैदा हो गई और लोग डर गए कि अरे यार ये क्या हो गया। मतलब एक एनिमल, एक मिजबिल नाम का एनिमल, मिजबिल तो नहीं, एक ऑटर और एक ऊद बिलाव, एक बड़ा ही विचित्र तरीके का प्राणी जो है उनकी उड़ती हुई फ्लाइट के अंदर घूम रहा है। तो लोग डर गए कि अरे यार ये क्या हो गया। यात्री सहमे हुए थे। एयर होस्टेस ने फिर उसे गेविन के पास ले गई और आखिरकार वह लंदन पहुंच ही गए। इतनी लड़ाई झड़ाई मस्के के बाद वो पहुंच गए। मिज को पिंग पोंग गेंदों और कंचों का शौक था। उन्होंने वर्णनकर्ता के टूटे हुए सूटकेस के साथ मनोरंजन भी विकसित करा। वो क्या करता था मिजबिल, वो एक कंचा लेता था, अपने पैरों से चल चल के ऊपर जाता था, कंचा ड्रॉप करता था, वो कंचा ऐसे फिसलते फिसलते नीचे आ गया, फिर अपने पैरों को फ्लैप करते 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 इधर आता था, फिर कंचा लेकर वापस ऊपर जाता था, उस कंचे को फिर नीचे फेंकता था, फिर इधर आगे कंचे को लेकर ऊपर जाता था। इस तरीके से मिजबिल जो था वो खेलकर उस अपना समय व्यतीत करता रहता था।
वर्णन करता उसे घूमने के लिए ले गए और लंदन के लोगों ने जानवर के बारे में बेतहाशा अनुमान लगाया कि अरे ये तो कुछ और है, ये तो कुछ अजीब सा दिखने वाला जानवर है। कुछ लोग सोचते थे कि वह शिशु सील यानी वो बेबी सील है, यानी एक पानी में रहने वाले एनिमल को, बेबी सील को वो यहाँ लेके घूम रहे हैं। वह गिलहरी है या शायद से कोई छोटा सा हिप्पो भी हो सकता है। अत्यंत चौंकाने वाली प्रतिक्रिया गड्ढा खोद रहे एक मजदूर की ओर से आई, जिसने लेखक से पूछा वह क्या है। और जब उसने बोला कि क्या ये कोई टाइगर है, तो यानी लेपर्ड है, उन लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल तक उनसे पूछे कि ये एनिमल जो आपके पास है ये कौन है। मिचबेल द ऑटर का निष्कर्ष क्या है? लेखक और उसके पालतू उदबिलाव के बंधन की व्याख्या करता है और घटनाओं की श्रृंखला उन्हें लंदन यात्रा के दौरान बताता है कि जो भी चीज़ें वहाँ पे घटित हुई उन सब के बारे में हमें एक वर्णन देता है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अब इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को और देखते हैं कि मिचबेल द ऑटर हमें क्या क्या क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। वो कहते हैं व्हाट अनयूजुअल पेट डिड द ऑथर विश टू कीप इन द प्लेस ऑफ अ डॉग, यानी ऐसा कौन सा विचित्र प्राणी या असामान्य पालतू जानवर हमारे ऑथर वर्णनकर्ता रखना चाहते थे इन द प्लेस ऑफ डॉग। Why did Camus Fiorina appear to be an eminently suitable spot for this experiment? और Camus Fiorina जैसी जगह इनको क्यों सही लगे कि हाँ यार ये जगह पे हम लोग रख सकते हैं, या क्या थॉट्स उनके दिमाग में क्रॉस हो रहे थे जब वो साउथ इराक की तरफ जा रहे थे, या क्या एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग में आया कि सूटेबल होगा उनके लिए। तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर हमें मिल सकता है। ऑथर मैक्सवेल यूज्ड टू लिव इन कैमस फियरना, वो एक जगह में रहते थे जिसका नाम था कैमस फियरना, विच वॉज वेरी क्लोज टू द सी, जो सी के बड़े ही नजदीक था। So when he traveled to southern Iraq, he thought crossed in his mind that Camus Fiorina would be an eminently suitable place for the experiment to keep an otter as a pet. अब Camus Fiorina वो होता है जो हिस्सा समुद्र के बहुत पास होता है। तो जब वो इराक गए तो उनके दिमाग में ये भी आया कि यार ये Camus Fiorina अगर हमें यहाँ पे भी मिल जाए, और क्योंकि ऑटर ऊदबिलाव एक पानी का वो होता है, पेट होता है, तो ये जगह उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी। बिकॉज ऑटर्स आर इक्वेटिक मैमल्स, क्योंकि ऑटर जो होते हैं ना भैया वो जलीय स्तनधारी होते हैं, एंड लव टू स्पेंड टाइम इन वाटर, उन्होंने पानी में अपना समय व्यतीत करना बहुत ही अच्छा लगता है। सो द सी नियर कैमस फियरना वुड बी सूटेबल फॉर हिज न्यू पेट। तो उनके दिमाग में आया कि अगर वो नया पेट लेते भी हैं जो कि एक ऑटर होगा, तो उसके लिए कैमस फियरना जगह बिल्कुल ही बेस्ट होगी जहाँ पर उसका पेट रह सकेगा। समझ में आया बच्चों? Why would Mitchell sometimes chitter with irritation in the bathroom? कभी कभी मिचबेल जो था वो ऐसे गुस्से में चिढ़कर क्यों चिड़चिड़ा हो जाता था, ऐसा क्या रीजन होता था? कभी कभी मिचबेल जो था वो चिटर करता था, यानी गुस्से में ऐसे फालतू में नल खोल के पानी ना आने से वह झुंझला जाता था, बड़ी झुंझलाहट होती थी इस चीज़ से, यानी उससे गेट वेरी इरिटेटेड, उसको बड़ा ही इरिटेशन फील होती थी ऐसे माहौल के अंदर in the bathroom, and it actually and in disappointment because he could not open the tap, because वो टैप खोलना चाहता था लेकिन टैप उससे खुलती नहीं थी। Actually he would sometimes screw up the tap, कभी कभी वो क्या करता था, वो उसे लूज करने की जगह उसे और ज़्यादा टाइट कर देता था क्योंकि वो एनिमल ही था ना, एंड स्टिल टाइटर इन द रॉन्ग डायरेक्शन while trying to turn it on, और कभी कभी उसको खोलने की जगह और ज़्यादा टाइट कर देता था जिसकी वजह से वो टैप बेचारा खुल नहीं पाता था और वो परेशान हो जाता था। थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ वाज मिच टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, मिच को इंग्लैंड कैसे लेके जाने का डिसाइड किया गया था, ये क्या अरेंजमेंट्स करी थी हमारे ऑथर ने मिचबिल को इंग्लैंड लेके जाने के लिए, या विच एयरलाइन ऑथर ने चूज किया था मिच को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और एयरलाइन ने उन्हें क्या करने को बोला था। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी वो एनिमल्स को लेके जाना अलाउ नहीं करती थी। सो जब मैक्स था उसने डिसाइड किया कि वो पेरिस की एक फ़्लाइट लेंगे, ही हैज़ टू टेक अ फ्लाइट टू पेरिस एंड अनदर एयरलाइन फ्रॉम देयर टू लंदन। पहले वो यहाँ से पेरिस जाएंगे, पेरिस से फिर लंदन जाएंगे। दिस एयरलाइन इंसिस्टेड कि मिज को एक बॉक्स में रखो। इन लोगों ने बोला इन्हें क्या कहते हैं, लंदन के इन एयरलाइन ने जोर देकर इन्हें कहा कि तुम लंदन जो मिज है उसको एक डब्बे में रखो और वो 18 इंचेस स्क्वायर से बड़ा बक्सा नहीं होना चाहिए, उनके कुछ गाइडलाइंस थी ये। सो मैक्स गॉट दिस बॉक्स, तो मैक्स ने बॉक्स लेकर आया और उसी बॉक्स के अंदर मिचबिल को रखकर इंग्लैंड लेके जाया गया। और ये बच्चों बहुत ही मुश्किल टास्क था। दैट वाज अ टफ टास्क, ये बड़ा ही टफ टास्क था, बड़ा मुश्किल का काम इन लोगों के लिए था।
What did Midge do to the box and to himself? अब जिस बक्से में मिज को रखा गया था, मिज ने उस बक्से का क्या किया और खुद का भी क्या हाल किया? या व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स? है क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड टू मिज जब उसको एक बॉक्स में डाल दिया गया था। अब एक छोटा सा एनिमल है यार, उसको बॉक्स की आदत नहीं है, तो अगर तुम उसे बॉक्स में डाल रहे हो तो उसकी क्या खराब हालत हो जाएगी। मिज टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स। मिज ने उस बॉक्स के अंदर की जो जगह थी ना, अंदर का जो हिस्सा था, उसकी लाइनिंग बिल्कुल फाड़ दी थी। टू श्रेड्स मतलब उसके पीसेस कर दिए थे, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे ताकि वो उसके अंदर से बाहर आ सके। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ही एग्जॉस्टेड हिमसेल्फ, यानी इस पूरे समय में इतना लड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया। ही गॉट टायर्ड एंड इंजर्ड हिज बॉडी, और उसके शरीर पे चोट लग गई जिसकी वजह से ब्लड जो था उसके हाथों में से आने लगा, और जो होल्स उसने बनाए थे सांस लेने के लिए उसके अंदर से भी खून की बूंदें बाहर आकर दिखने लगी। यानी जो ऑटर था वॉज हार्म्ड, ऑटर वॉज वुंडेड, ऑथर को चोट लग गई थी। हाउ डिड मैक्सवेल रीच द एयरपोर्ट फॉर हिज फ्लाइट? अब जब उसे पता लगा कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो कैसे उसको लेकर फ्लाइट के लिए भागा। टू रीच द एयरपोर्ट, मैक्स जो था बैक ऑफ द कार में बैठा मिज के साथ, साथ में उसका 18 इंचेस का स्क्वायर बॉक्स था। एज ही लेफ्ट विद ओनली 10 मिनट्स टू कवर 5 माइल डिस्टेंस, उसके पास 10 मिनट थे और 5 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता था। वो उसने मतलब हिज ड्राइवर टोर हिम थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक अ रिकॉर्डिंग बुलेट। अब मतलब वो ऐसे निकला जैसे कि एक बम की गोली की तरह, जब डुश करके एकदम स्पीड में, वेरी फास्ट स्पीड के अंदर वो वहां से निकल गया। बहुत ही तेज स्पीड के अंदर वो वहां से भाग गया। अब वो नहीं भागता तो शायद 10 मिनट के अंदर वो 5.5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता और उसकी फ्लाइट रह जाती। Why does Maxwell say कि एयर हॉस्टेस was the very queen of her kind? उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि जो एयर हॉस्टेस जिन्होंने उनकी मदद करी वह अपनी ही तरह की एक रानी थी, यानी अपने ही ग्रुप की, यानी एयर हॉस्टेसेस की लाइन में वो एक रानी समान थी। ऐसा उनमें क्या क्वालिटीज थी कि उसने उनकी तुलना एक रानी से करी। इन द फ्लाइट मैक्सवेल टुक द एयर हॉस्टेस इनटू हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसने अपना विश्वास जो था उन्हें अपने विश्वास में लिया, यानी टोल्ड हर द सिचुएशन, उसको पूरी सिचुएशन बताई कि देखो भैया हमारे जो मैक्सवेल ऑटर है, मेरा जो ऑटर है मिजबिल, उसके साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रखी है, तो उसने अपने साथ ऑलरेडी इतना हाल बुरा कर रखा है, अब आप बताइए मैं क्या करूँ। एंड टोल्ड हर एवरीथिंग दैट मिच हैड डन ड्यूरिंग द पास्ट, और जो जो हुआ है वो सब बता दिया। द ब्यूटिफुल लेडी कोऑपरेटेड विद हिम, अब वो लेडी ने उसकी बात को समझा और उसकी मदद करी और उसे एडवाइस किया कि भैया मिज को बॉक्स से बाहर ले जाओ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है उसकी, वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो रहा है बॉक्स के अंदर। तो उस बॉक्स में उसको इतना पैरानॉइड नहीं करते, आप उसे अपनी नीज पे बिठा लो, बिकॉज ऐसे वो ठीक हो जाएगा। This kind-hearted suggestion made Max consider that the air hostess was the very queen of her kind because she understood the problem. क्योंकि उसने एक अच्छा सजेशन दिया, because she understood the problem and gave a valid solution. और उसने क्या किया, उसने उसकी परेशानी को समझा और उसको एक वैलिड सोल्यूशन दिया, उसे एक सही सुझाव दिया कि क्या किया जा सकता है अगर वो चाहते हैं कि मैक्सवेल जो ऑटर है मिजबिल, उसको सही तरीके से हैंडल कर दिया जाए। इन लंडन विच इंटरेस्टिंग गेम डिड मिजबिल इन्वेंट विद अ पिंग पोंग बॉल? लंदन के अंदर ऐसी कौन सी मजेदार गेम थी जो मिजबिल ने इन्वेंट करी थी एक पिंग पोंग बॉल से? मिज ने पिंग पोंग बॉल इन्वेंट करी थी अपने खेलते हुए। ही यूज्ड अ डैमेज्ड सूटकेस, उसने एक डैमेज सूटकेस को कुछ इस तरीके से रखा लिया था। यहाँ पर मान लो मैं एक मिजबिल नाम का वो ऑर्डर बना रही हूँ, वो यहाँ पर एक कंचा डालता, वो कंचा ड्रॉप होते 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 फिर यहाँ आता, फिर वो कंचे को यहाँ भेजता, फिर एक कंचा ड्रॉप होकर यहाँ पे आता। तो इस तरीके से ही यूज्ड टू प्ले विद दैट कंचा वाली बॉल। With a slanting lid for this, he would roll the ball from the high end to the low end of the suitcase और वापस he went to catch it. और वहीं से उसको पकड़ने के लिए चला जाता था। बिफोर द बॉल वेंट डाउन द स्लोप ही वुड डैश टू द अदर एंड, वहां से वो भागता दूसरे कोने के लिए, एंड स्टॉप इट, ही यूज्ड टू रन फॉर, और वहां से वो दूसरे कोने की तरफ भागता उस बॉल को पकड़ने के लिए। हाइड इट काउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक बाय सरप्राइज, झुककर उछलता और ऐसे आश्चर्यचकित कर देता कि वाओ मैंने बॉल पकड़ ली, मैंने बॉल पकड़ ली। देन ही वुड ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ टू द हाई एंड अगेन, यानी मूव ऑफ, और वहां से उस बॉल को लेकर वो
ऊपर वाले हिस्से में वापस से ट्रॉट करके चला जाता था और वहां से फिर बॉल को फेंकता था। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो इसमें से क्या लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है? हाउ डिड द ऑथर गेट द ऑटर, डज ही लाइक इट? उसने ऑथर को कैसे लिया और क्या ऑथर को ऑटर पसंद में आया? मैक्सवेल बहुत ही दुखी थे जब उनका पेट जॉनी, जिसका नाम था जॉनी, उसकी डेथ हो जाती है। He felt so miserable that he could not think of keeping a dog again. वो इतना बुरा फील करते हैं कि अब उन लोगों ने सोच लिया कि यार डॉगी के जाने पे ना बहुत दुख होता है, तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो डॉग को नहीं रखेंगे। He used to live in कैमस्फियरना, वो कैमस्फियरना नाम की जगह में रहते थे जो इट वॉज वेरी क्लोज टू द सी, मतलब ये मान लो कि अगर ये सी है तो ये वाला हिस्सा कैमस्फियरना है। एंड एन आइडिया क्रॉस्ड इन माइंड कि वो एक ऑटर भी रख सकते हैं, बिकॉज उनका घर बहुत पास है पानी के और ऑटर को पानी बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने रैंडमली कैजुअली अपने दोस्त को बताया कि यार मैं एक ऑटर रखना चाहता हूँ। तो वो जो उसके साथ बासरा जा रहा था उसने बोला कि तूने बोला, हमने माना, अब तो हम तुझे ऑटर दिला कर रहेंगे। This friend knew that the Tigris marshes had abundant otters and sent one to Max through 2 Arabs. तो उनका जो दोस्त था उसे पता था कि टिग्रिस मार्शेस नाम की एक जगह है, टिग्रिस नाम का एक ऐसा दलदली इलाका है, दलदली इलाका है जहाँ पर जहाँ पर इनको ऑटर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर उसने अपने 2 अरब दोस्तों के द्वारा मैक्सवेल के लिए मिजबिल नाम का एक ऑटर भिजवा दिया। The Arabs brought the otter in a sack and placed it on the floor of Max's bedroom. अब वो लोग जाते हैं और उसको एक बोरी में लेकर आते हैं और मैक्स के बेडरूम में लाकर रख देते हैं। Max took fancy to the animal the moment the sack was opened. तो जैसे ही वो सैक ओपन किया गया, जैसे ही वो बोरी खोली गई, और मैक्स ने जैसे ही मिजबिल को देखा, उसका तो मानो मिजबिल पर दिल आ गया कि हाय कितना प्यारा है। He admitted that he stared an endless phase in his life when he adored and loved otters. और बताती कि जिंदगी में उनका एक ऐसा दौर आया था जब उन्हें ऑटर्स से, ऊँट बिलाव को देखकर उनसे प्यार हो गया था। और अगर आप लोग भी देखोगे तो ऑटर्स सच में बहुत प्यारे होते हैं। So much that he developed a thraldom to otters, which was something like otter fixation. तो वो ये भी बताते हैं कि उसके शरीर को देख कर ना उनके मन में आया कि यार मतलब मेरे पास भी एक ऐसा समय हुआ करता था जब उन्हें ऊँट बिलाव से अच्छा लगता था और उनका ऊँट बिलाव के लिए लगाव इतना ज़्यादा था कि उनका मन करता था कि वो ऊँट बिलाव ही खरीद के अपने घर में रख लें। उन्होंने एक पूरा मंथ उनके घर में बिताया टू क्लीन मड फ्रॉम ऑटर्स फर टू रिवील द रियल सॉफ्ट शाइनिंग चॉकलेट कलर्ड कोट। 1 महीना लगा उस पूरे ऑटर की बॉडी पे से गंदगी उतरने के अंदर और फिर फाइनली उसका सुंदर सा कोट, फिर सुंदर सा फर उसका बाहर आया। ही लव्ड हिम एंड केयर्ड फॉर हिम एज ए वन केयर्स फॉर अ चाइल्ड। और जैसे एक इंसान अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे ही ऑथर ने इस मिजबिल नाम के ऑटर को अपने बेटे की तरह प्यार किया एंड इसी तरीके से उनके मन में और ज़्यादा प्यार मिजबिल के लिए आ गया। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक सब बच्चों को ये चैप्टर क्लियर होगा, मिजबिल दी ऑटर। इसमें से लेडी के ऊपर क्वेश्चन आता है और ऑटर को कैसे लेकर आया गया उसके ऊपर मेनली सवाल आते हैं। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग करेंगे एक और इंटरेस्टिंग सी पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। आई होप यहाँ तक पिछले पोएम तक सबको पॉइंट्स क्लियर होंगे। हाँ जी बच्चों, तो अब हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अभी हमने मिजबिल दी ऑटर को देखा, अब हम लोग देखने वाले हैं कस्टर्ड द ड्रैगन को। तो अब ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है, मतलब मेरी तो फेवरेट है। रीज़न ये है इस पोएम के फेवरेट होने का, बिकॉज ये पोएम हमें एक बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन देती है बच्चों। ये क्या करती है, ये पोएम हमें एक बड़ा ही अच्छा लाइफ लेसन देती है। और वो लाइफ लेसन क्या है बच्चों, वो लाइफ लेसन ये है कि इंसान जिस एनवायरनमेंट में जीता है, जिस तरीके की कंडीशन से बच्चों वो जीता है ना, उसकी ज़िंदगी भी कुछ वैसी ही हो जाती है ना। तो यहाँ पर द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे ड्रैगन की कहानी जो कहने में तो ड्रैगन है लेकिन है कस्टर्ड जैसा। कस्टर्ड जैसा मतलब बड़ा ही ऐसे सॉफ्ट सा और बड़ा ही स्केयर्ड सा, जो बड़ा ही डरपोक सा रहता है, क्योंकि उसके आसपास के लोगों ने उसके मन में बात ही ऐसी बनाई हुई है, माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है जिसकी वजह से वह हमेशा इन सब चीज़ों से डरता रहता था। ठीक है बच्चों, तो कविता की शुरुआत कविता के मुख्य पात्र बेलिंडा के परिचय से होती है। तो कविता की शुरुआत होती है इनके यहाँ पर एक इनकी ओनर थी, ओनर ऑफ एनिमल्स, जिसका नाम था बेलिंडा। ठीक है,
बेलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। शी यूज्ड टू लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस। वो एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। उसके 4 पालतू जानवर थे। उसके पास घर में 4 पालतू जानवर थे। एक काली बिल्ली जिसका नाम था इंक, जैसे कलर है वैसा ही नाम इंक। एक ग्रे माउस, इसलिए उसका नाम था ब्लिंक। उसका नाम ब्लिंक क्यों था? बिकॉज जिस तरीके से चूहा ऐसे पलक झपकते ही गायब हो जाता है, इसीलिए उसका नाम ब्लिंक रख दिया गया। एक पीला कुत्ता जिसका नाम था मस्टर्ड, बिकॉज मस्टर्ड भी पीला होता है। और एक छोटा अजगर और एक लाल वैगन और एक यहाँ पे ड्रैगन लिख देंगे, अजगर नहीं था, और एक छोटा सा ड्रैगन, और उसके पास था एक ड्रैगन। छोटे काले बिल्ली के बच्चे का नाम स्याही था। स्याही बेसिकली मतलब यहाँ पर उसका नाम इंक था। छोटे भूरे चूहे का नाम ब्लिंक था और छोटे पीले कुत्ते का नाम मस्टर्ड था। फिर ड्रैगन एक कायर था। यहाँ पर जो हमारा कस्टर्ड है ड्रैगन, वह एक कायर था और बेलिंडा ने उसे कस्टर्ड कहा और इसीलिए उसका नाम पड़ गया कस्टर्ड। बिकॉज कस्टर्ड जैसे हम खाते जिगली जिगली सा होता है ना, वैसे डरपोक सा जिगली सा हमारा कस्टर्ड था। अब कहने को तो ड्रैगन है, लेकिन ड्रैगन जैसा उसमें कुछ भी नहीं है। कस्टर्ड ड्रैगन बड़े बड़े नुकीले दांत थे। अब कस्टर्ड है तो बड़े ही नुकीले दांत थे उसके सर के ऊपर स्पाइक और नीचे स्केल्स थे। यानी ये मान लो कस्टर्ड है तो ये इस तरीके से उसके बॉडी के ऊपर ये ऐसे करके स्पाइक्स बने हुए थे और यहाँ पे उसका फेस था और यहाँ पे उसकी बॉडी पे बच्चों स्केल्स थे। स्केल्स जैसे जो उसकी बॉडी के ऊपर मछली के बॉडी पे स्केल्स होते हैं ना, वैसे उसकी बॉडी पे स्केल्स थे। इसकी आँख कुछ हम ऐसी सी बना सकते हैं, इस तरीके की उसकी आँख थी कस्टर्ड की, और ऐसा कुछ अजीब सा उसका मुंह था। मैंने बहुत ही गंदी सी ड्राइंग बना दी है, बट अब ये मान सकते हो कि उसके मुंह से यहाँ से आग निकलती थी। और कस्टर्ड द ड्रैगन, कहने को तो ड्रैगन था लेकिन ड्रैगन जैसा उसमें कुछ भी नहीं था। उसके ऊपर स्पाइक्स और नीचे स्केल्स थे। उसके मुख अंगीठी के समान था। उसका माउथ वाज लाइक अ फर्नेस, जिसमें से हमेशा गरम गरम भाप ही निकलती थी। और नाक उसकी चिमनी के समान, बिकॉज उसमें से हमेशा धुआं निकलता रहता था। क्या निकलता था बच्चों? धुआं निकलता रहता था। साथ ही उसके पैर की उंगलियों में खंजर भी थे, यानी उसके पैर के जो नेल्स थे देवर लाइक डैगर्स, जैसे मतलब किसी को चुभ जाए तो बेचारे का हाल ही बुरा कर देंगे। बेलिंडा खुद भी भालुओं से एक भरे बैरल की तरह बहादुर मानती थी। बेलिंडा मानती थी कि भैया वो इतनी मजबूत है, इतनी वो है, मतलब इतनी समझदार है, इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उससे ज्यादा स्ट्रांग कोई हो ही नहीं सकता। बड़े सारे भालुओं की क्षमता एक अकेली बेलिंडा के अंदर थी। इंक और ब्लिंक सीढ़ियों के नीचे शेरों का पीछा करने के सक्षम थे, मतलब वो इतने स्ट्रांग थे कि वो शेरों के पीछे भाग सकते हैं। सरसों नहीं, मस्टर्ड। यहाँ पर जो हमारा मस्टर्ड था बच्चों, वो एक गुस्सैल शेर की तरह बहादुर था। दूसरी ओर कस्टर्ड हमेशा सबसे कमजोर रूप से काम करता था। बेलिंडा हमेशा कस्टर्ड को बेरहमी से गुदगुदाती रहती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए, और बाकी पालतू जानवर ने व्यंग्यात्मक रूप से उसको पर्सिवल कहा, मतलब कि भैया ये तो डरपोक है, ये तो हमेशा डरता रहता है, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा पर्सिवल अर्थ है कि जैसे कि राजा आर्थर के दरबार में एक शूरवीर जिसने पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती मांगी, मतलब पर्सिवल उसका नाम था, मतलब अपना काम करने के लिए किसी और की सहायता लेना। बेलिंडा और अन्य जानवर लाल भग्गिया वाहन में बैठे हुए अजगर पर हंसते रहते। उस लाल अजगर नहीं था, बेसिकली वो ड्रैगन था। उस लाल ड्रैगन पर बैठकर वो लोग हंसते रहते। जब भी कस्टर्ड अपने लिए एक सुरक्षित पिंजरा चाहता था, बेलिंडा और ब्लिंक जी जान से उस पर हंस पड़ते थे। इतना ही नहीं, सब ये इंक और स्याही और सरसों नहीं, यहाँ पे इंक एंड मस्टर्ड भी है। इंक स्याही, जो हमारे इंक एंड मस्टर्ड थे, उसने पूछा कि उसकी उम्र क्या है, और वह छोटी छोटी बात पर उनसे डर जाता था। और उम्र पूछने का लॉजिक कहता है कि तू छोटा बच्चा है क्या कि तू डरता है, छोटी बच्ची हो क्या, ऐसा वाला। बेलिंडा और उसने पालतू जानवर एक दिन एक गंदी आवाज से जग गई कि बड़ी खतरनाक सी आवाज आई घर के बाहर से। वह सभी एक समय में से डरे हुए थे। जब उन्होंने खिड़की से एक समुद्री डाकू को चढ़ते हुए देखा, यानी एक पायरेट को चढ़ते हुए देखा, तो वो सब डर गए कि अरे पायरेट हमारे घर में। अब बेलिंडा जो अपने आप को बैरल फुल ऑफ ब्रेव, वो बियर जितना ब्रेव मानती थी, वो भी वहां से भग गई। तो इंक और बेलिंडा दोनों ही एक के मन में एक डर सा बैठ गया। समुद्री डाकू, जिसको हम इंग्लिश में पायरेट कहते हैं बच्चों,
ने दोनों हाथों के अपने हाथ में बंदूकें थी और दांत के बीच में उसके चाकू थे। उसकी काली दाढ़ी थी और उसके पैर एक लकड़ी का बना हुआ था, जैसे एक नॉर्मल से वो डाकू की अपीयरेंस होती है। समुद्री डाकू को देखकर बेलिंडा मदद के लिए रोने लगी कि कोई मेरी आगे मदद करो, मदद करो। तो कहाँ गया उसका बैरल फुल ऑफ बियर्स? वो खत्म हो गया। यहाँ पर ये मस्टर्ड जो था बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा डर गया। मस्टर्ड के मन में डर आ गया और वह शोर मचाते हुए वहां से दौड़ गया। इंक और ब्लिंक अपने छोटे छोटे जो छेद थे, जो घर थे इनके, वहां जाके घुस गई और समुद्री डाकू के सामने सिर्फ कौन बचा? सिर्फ बचा कस्टर्ड। कस्टर्ड ने उसने कस्टर्ड के दो पैरों में 2 गोलियां चलाई, लेकिन उनमें से किसी का भी असर उसके ऊपर नहीं हुआ। केवल कस्टर्ड ने समुद्री डाकू के साथ लड़ाई की और उसे अपने काटने में खा लिया और उसे काट काट कर उसको खा गया। बेलिंडा ने कस्टर्ड को गले लगा लिया और जो सरसों था, यानी जो उसका मस्टर्ड था, वो भी उसको चाटने लगा कि अरे वाह, तूने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन जैसे ही ड्रैगन ने समुद्री डाकू को निगल लिया, इंक और ब्लिंक ने भी खुशी से आकर उसके चारों ओर डांस करने लगे। जैसे ही कस्टर्ड ने सभी को बचाया, सभी ने उसे धन्यवाद किया, लेकिन अंत में उसने महसूस किया कि वह डरपोक होने के कारण ड्रैगन का मजाक जो इतना ज़्यादा बनाया जाता है, उड़ाते थे, तो वह सभी अचानक कहने लगे कि उनसे ज़्यादा बहादुर वह हैं और इसलिए वे स्थिति की और बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। लेकिन वो डर गए। तो जो कस्टर्ड ने किया वो ठीक है, लेकिन वो इस सिचुएशन को शायद और अच्छा तरीके से संभाल सकते थे, लेकिन रियलिटी में वो सब लोग वहाँ से डरकर भाग गए थे। इसी दुस्साहसिक घटना के बाद भी कस्टर्ड ने डरपोक रहना ही कायम रहा और वह अभी भी एक सुरक्षित पिंजरे की विनती कर रहा था कि भैया मुझे एक सुरक्षित पिंजरा दे दो। तो यहाँ पर हमें एक स्टोरी में बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट होती है, वो ये है कि हम जैसे हमारी इन्वायरमेंट होती है, जैसे हमारे आसपास का माहौल होता है, हम भी अपने आप को उसी माहौल के तौर तरीकों से बाउंड कर लेते हैं। जैसा हमारे पास इंक था, जैसा तो हमारे पास ब्लिंक था और हमारे पास मस्टर्ड थे, ये तीनों ऐसे एनिमल्स जो खुद कुछ करने लायक नहीं थे। लेकिन जब कस्टर्ड ने कुछ किया तो कस्टर्ड को भी उस चीज़ के ऊपर बातें सुनाई गई कि अरे तुझसे ज़्यादा पावर तो हमारे अंदर थी, अगर हम डरे नहीं होते तो हम इस सिचुएशन को तुझसे अच्छा हैंडल कर सकते थे। जबकि इन रियलिटी वो सब तो भाग गए थे। और यानी सिचुएशन स्टोरी में वही सेम रही बच्चों, वही सेम चीज़ जो हो रही थी वही आगे भी कस्टर्ड के साथ होती रही। अब पूछते हैं इस पोएम के मेन कैरेक्टर्स कौन थे, उन सबके नाम बताओ। बेलिंडा के पास 4 पेट्स थे जिसमें और 5 मेन कैरेक्टर्स थे हमारे पोएम में। सबसे पहले तो बेलिंडा खुद ही थी, उसके पास एक ब्लैक किटन थी, उसे कलर की वजह से वो उसे इंक बुलाती थी। एक ग्रे कलर का माउस जिसको वो ब्लिंक बुलाती थी, बिकॉज जैसे चूहा ऐसे पलक झपकते ही गायब हो जाता है, वैसे जो चूहे हैं उसका नाम ब्लिंक रख दिया ना, ब्लिंक ऑफ एन आई। द डॉग वॉज कॉल्ड मस्टर्ड, उसके शार्पनेस, बिकॉज मस्टर्ड सॉस खाओगे तो बड़ी तीखी सी होती है, बड़ी शार्प होती है और येलो कलर की होती है। और ड्रैगन, उसका नाम रखा गया कस्टर्ड, क्योंकि वो कस्टर्ड जैसे जिगली जिगली बड़ा ही डरपोक सा था, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया कस्टर्ड। और बेलिंडा को किससे कंपेयर किया गया है बच्चों? इसको कंपेयर किया गया है बैरल फुल ऑफ बियर्स से, यानी एक ऐसी औरत जिसमें इतनी क्षमता है जितनी बियर्स के अंदर होती है। एक और कैरेक्टर हमारी पोएम के अंदर आता है बच्चों, जो छोटे टाइम के लिए आता है, जो था एक पायरेट। वो सिग्निफिकेंट इसीलिए है बिकॉज पायरेट ही हमारी पोएम के अंदर एक आइडिया लेकर आता है कि अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव। अब पायरेट दिखने में कितना डरावना है, लेकिन इतना डरपोक था कि कस्टर्ड जो दिखने में बहुत डरपोक है, इन रियलिटी में वो स्ट्रांग निकला और उसने उसको मार दिया। कि दिखावा भ्रमिक होता है, यानी वो हमारा पागल बना सकता है। कभी भी किसी जो कैसा इंसान दिखता है उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। अब वो कहते हैं हाउ हैज ब्रेवरी ऑफ बेलिंडा बीन डिस्क्राइब्ड, डिड शी प्रूव हर ब्रेवरी। तो बेलिंडा की ब्रेवरी बच्चों कैसे डिस्क्राइब होती है और हम कैसे देख सकते हैं कि बेलिंडा ब्रेव थी? क्या बेलिंडा ब्रेव थी? नहीं, बेलिंडा ब्रेव नहीं थी। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। क्या बेलिंडा एक्चुअली ब्रेव थी? अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आंसर लिखिए। अब वो कहते हैं बेलिंडा इज डिस्क्राइब्ड टू बी ब्रेव, बेलिंडा इज डिस्क्राइब टू बी ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा को चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि भैया वो तो भालुओं के भरे हुए एक बैरल जितनी स्ट्रांग थी, उसमें उतनी पावर थी। शी वॉज बोल्ड एंड करेजियस, इसलिए वह बहुत ज़्यादा साहसी थी और बहुत ही ज़्यादा निडर थी और बहुत ज़्यादा साहसी समझती थी अपने आप को। दैट इज़ वाई उसने कस्टर्ड का मजाक उड़ाया कि भैया तो कावर्ड है, और उसका मजाक उड़ाता था, उसे
उसे गुदगुदी करते थे, उसको मजा हंसने के लिए, उसके ऊपर दिखाने के लिए कि भैया तू तो कुछ भी नहीं है। हाउएवर बेलिंडा ब्रेव तो बहुत दूर की बात, वो डरपोकों की भी लोअर कैटेगरी में आती थी। When the pirate came to assault her, जब उनको अटैक करने के लिए उनके घर पे बच्चों पायरेट आता है, तो सबसे पहली वही थी जो वहां से भागती है। वो उसको ब्रेवली फेस नहीं कर पाती। इनफैक्ट शी वाज सो टेरिफाइड, इनफैक्ट वो इतना डरी हुई थी कि वो एकदम से उसके चेहरे के रंग जो थे वो डल हो गए, वो इतना ज्यादा स्केयर्ड हो गई कि वो वहां से भाग गई एंड क्राइड फॉर हेल्प। और सारी ब्रेवरी जो थी वो हॉलो हो गई, यानी वो बिल्कुल ही उसके लिए खोखली साबित हुई। यानी जितना कुछ भी उसने किया वो देखने को हमें मिला कि वो बिल्कुल ही खोखला था, उसको करने का कोई भी फायदा उसको नहीं हुआ। दिखाया उसने कि वो बैरल फुल ऑफ बियर्स है, लेकिन बैरल फुल ऑफ बियर्स जो क्या, वो तो बैरल फुल ऑफ चूहा भी नहीं थी, इतनी पावर भी नहीं थी उसके अंदर कि वो कुछ कर सके। Who was Percival? Why did the pets call him Dragon Percival? Percival कौन था और उसे Percival क्यों बोला गया है? Percival था ना वो किंग आर्थर का लेजेंडरी नाइट, यानी उसका एक लेजेंडरी शूरवीर सिपाही था। उसके एडवेंचर्स की बहुत सारी, और उसके एडवेंचर्स और उसकी ब्रेवरी की बड़ी सारी स्टोरी हैं। द पेट्स कॉल्ड द ड्रैगन पर्सिवल सटायरिकली, वो उसको पर्सिवल बुलाते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। तो पर्सिवल है भैया, तो शूरवीर है, तो कुछ भी कर सकता है। मेकिंग फन ऑफ हिज कावर्डाइज, उसके डरपोक होने का फायदा उठाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा कंफर्टेबल लाइफ मांगता था, सेफ केज मांगता था कि मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे केज में रहने दीजिए। इनफैक्ट दे कंपेयर्ड हिम विद पर्सिवल, उन लोगों ने उसे पर्सिवल से कंपेयर किया दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था जो डेंजरस एडवेंचर्स पे निकल जाता था। यानी उसको पर्सिवल बुलाने का सिर्फ एक ही रीजन था बच्चों, उसका मजाक उड़ाना। उसका मजाक उड़ाना कि भैया तुम पर्सिवल, तुम तो पर्सिवल जैसे हो, अरे पर्सिवल, उसको उसका कि तुझे दिखाने के लिए कि अच्छा पर्सिवल तो दूर दूर तक कहीं पे पर्सिवल जैसा नहीं है। How have ink, blink and mustard been described? How was custard different from them? इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड को पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है और कस्टर्ड उन सबसे कैसे डिफरेंट था? इंक जो थी ना बच्चों वो एक ब्लैक किटन थी, ब्लिंक जो था वो एक छोटा सा काला माउस, ग्रे माउस था। वो दोनों जो है उनको ब्रेव दिखाया गया है क्योंकि इसमें ये लिखा गया है कि वो लायंस डाउन द स्टेयर्स को चेस करते हैं। मतलब अगर उनके आगे लायन होंगे तो चूहा बिल्ली लायन के पीछे भाग रहे होंगे, मतलब कितना फनी सा सीन है। और मस्टर्ड जो है वो एक येलो डॉग का है और ये बताया गया कि भैया वो तो टाइगर जितना ब्रेव है, अगर उसे गुस्सा चढ़ जाए तो जिस तरीके से टाइगर अटैक करता है वैसे ही वो भी अटैक करता होगा। बट कस्टर्ड जो ड्रैगन है वो इन सबसे डिफरेंट है, एज ही हैड नेवर शोड हिज ब्रेवरी, क्योंकि वो कभी भी अपनी ब्रेवरी, कभी भी अपना जो बहादुरी है वो दिखा नहीं पाया है। वो हमेशा बस एक अच्छे से केज के लिए, एक पिंजरे के लिए रोता रहता है कि यार मुझे ना बस उस पिंजरे में रख दो, मुझे एक सेफ इन्वायरमेंट दे दो, मैं उसी के अंदर खुश हो जाऊंगा, मुझे एक सेफ एनवायरनमेंट दे दो। ऑल्दो ही हैड टेरिफाइंग अपीयरेंस, लेकिन जो उसकी अपीयरेंस थी वो बड़ी ही डरावनी थी, मगर उसकी जिंदगी जो उसकी रियलिटी थी वो बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट थी, बिकॉज वो हमेशा ही अच्छी चीज़ों के लिए रोता रहता था, सेफ्टी के लिए रोता रहता था। हाउ डिड कस्टर्ड द ड्रैगन कन्फ्रंट द पायरेट, जब उनके घर में पायरेट आता है तो वह डाकू का सामना कैसे करता है? कस्टर्ड और समुद्री डाकू के बीच मुठभेड़ का वर्णन कीजिए, उन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी उसका वर्णन कीजिए। या हाउ डिड कस्टर्ड प्रूव टू बी अ ब्रेव ड्रैगन, कस्टर्ड ने एक बहादुर अजगर नहीं भैया, एक ब्रेव ड्रैगन होना कैसे प्रूव किया? जनरली मीक एंड कावर्डली कस्टर्ड प्रूव टू बी फियरलेस एंड ब्रेव, आमतौर पर नर्म और कायर कस्टर्ड समुद्री डाकू के साथ आमने सामने आने पर निडर और बहादुर साबित हुआ। The moment he saw the pirate, he charged at him and began to snort loudly. जिस क्षण उसने समुद्री डाकू को देखा उसने उस पर हमला किया और जोर जोर से उसको खर्राटे मार के उसको डराने लगा। Then he thrashed the floor with his tail, making a loud clattering noise. उसने अपनी टेल को ऐसे मारा जमीन के ऊपर, दिखाने के लिए, उसको वो गुस्सा दिखाने के लिए कि भैया मैं ड्रैगन हूँ और तेरी तरफ आ रहा हूँ। This frightened the pirate who shot 2 bullets at the dragon. जिसकी वजह से वो पायरेट डर गया और उसने 2 बुलेट्स फायर करी ड्रैगन की तरफ, लेकिन अपना एम मिस हो गया पैनिक के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराहट में आ रखा था और घबराने की वजह से वह उस पर अटैक नहीं कर पाया। तो ब्रेव ड्रैगन ने उस पर अटैक किया और उसे खा गया, यानी गॉबल्ड हिम, और उसने उसको फिर हमला करा और उसको जिंदा ही निकल गया, उसको ड्रैगन ने खा लिया। एंड इस तरीके से कस्टर्ड जो था वो ब्रेव हार्ट यानी एक बड़ा ही मजबूत इंसान बनके, मजबूत जानवर बनके इन सबके सामने आया। अब पायरेट मर गया,
अब क्या होता है, व्हाट एक्सक्यूजेज डिड इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड गिव फॉर शोइंग कावर्डाइज इन फ्रंट ऑफ पायरेट। अब उस पायरेट के मरने के बाद ये जो हमारे 3 एनिमल्स थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, इन्होंने कैसे दिखाया कि यार वो उन्होंने अपना डर कैसे छुपाया। अब वो उन्हें पता है कि यार कस्टर्ड ने वो काम करके दिखाया जो उन्हें लगता था कि वो नहीं कर पाएंगे, यानी कस्टर्ड एक्चुअली अब पर्सिवल बन के दिखा दिया उसने, जो चीज़ वो करके नहीं दिखा पा रहा था उसने वही चीज़ अब करके दिखा दी। तब उनके दिमाग में ये था कि अब हम कैसे उसके सामने उसको नीचा दिखाएं और अपने आप को ऊपर कर लें। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड प्रूव टू बी एक्सट्रीमली टिमिड। जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड थे वे उसके सामने बहुत ही डरपोक साबित हुए एंड वहां से भाग गए इंस्टेड ऑफ फेसिंग द डेंजर बोल्डली। दिखाना ये नाम बड़े दर्शन छोटे, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, लेकिन जब एक्चुअली पायरेट सामने आया तो सबसे पहले लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। However, वो ये चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते थे, वे इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि वे डरपोक व्यवहार किया है और वे अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए उन्होंने बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। और इसी बहाने के दौरान उन्होंने कस्टर्ड को बोला कि अगर हम डरे नहीं होते तो हम तुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे और हम शायद और अच्छा काम करते, जितना तूने किया है उससे बेटर हम लोग करते, और हम शायद बेटर करते और हम खुद निकाल जाते। तूने जो किया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आई एम ट्वाइस एज ब्रेव यू, आई एम थ्राइस एज ब्रेव एज यू। ऐसी लाइंस उन लोगों ने यूज करी कस्टर्ड को दिखाने के लिए कि जो उसने करा है वो कोई बहादुरी का काम नहीं था। मस्टर्ड द डॉग आर्ग्यूड दैट ही वुड हैव शोन ट्वाइस द ब्रेवरी। उसने बोला कि मैं तुझसे 2 गुना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, एज ही वॉज फ्लस्टर्ड एंड एजिटेटेड, बिकॉज वो काफी शर्मिंदा और बड़े ही गुस्से में था कि दिखाने के लिए कि भैया तुझसे अच्छा तो मैं हूं। यानी यहां पर वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखा रहे हैं, सुपीरियॉरिटी दिखा रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं कि भैया वो उससे बड़े हैं। देयरफॉर ही कुड नॉट शो हिज करेज। लेकिन जब सिचुएशन आई तो वो अपनी साहस को नहीं दिखा पाया। इंक, ब्लिंक भी तब बाहर आए और उन्होंने भी सेम एक्सक्यूज दिया अपने गुस्से के लिए कि वो भी उसको फेस कर लेते विद थ्राइस द ब्रेवरी ऑफ कस्टर्ड। जितना कस्टर्ड ने किया है उससे 3 गुना ज्यादा स्ट्रांगली वो सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। ठीक है बच्चों, डिस्पाइट किलिंग द पायरेट, कस्टर्ड अग्रीड दैट एवरीबडी वाज ब्रेवर देन हिम। पायरेट के मारने के बाद भी कस्टर्ड ने ये चीज मान ली कि सब लोग उससे ज्यादा ब्रेव हैं। इसके बारे में हम कस्टर्ड के कैरेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो जो ड्रैगन था बच्चों, कस्टर्ड हैड किल्ड द टेरिफाइंग पायरेट। उस ड्रैगन कस्टर्ड ने उस पायरेट को मार दिया था और बहुत बहादुरी के साथ मार दिया था, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। एंड रेस्क्यूड बेलिंडा, और उसने बेलिंडा और बाकी सब एनिमल्स को उसके प्रकोप से बचा लिया था। लेकिन उसने कभी भी अपने स्ट्रांग होने को बोस्ट नहीं किया, यानी कभी भी उसने अपनी बहादुरी का घमंड नहीं किया। एंड अर्लियर केप्ट हिज डिमांड फॉर अ नाइस सेफ केज, और जैसे वो रो रहा था कि भैया मुझे नाइस सेफ केज, तो उसको वही होता रहा। अब बाकी एनिमल्स चाहते तो उसकी तारीफ करके उसको एक बड़ा व्यू दे सकते थे लाइफ का, लेकिन उन्होंने उसको वो लाइफ का व्यू नहीं दिया, उन्होंने उसकी तारीफ नहीं करी, रादर उसका मजाक उड़ाया, सिर्फ अपनी कावर्डाइज, अपने डर को छुपाने के लिए उसको नीचा दिखाया। और कस्टर्ड जो सबकी बात में आ जाता था वो फिर से मान गया कि वो भी वैसा ही है जैसा उसको बताया जा रहा है। इट इंडिकेट्स द मॉडेस्टी ऑफ द ड्रैगन, ये इंगित करता है कि बेलिंडा और उसके अन्य पालतू जानवर में झूठे घमंड के कारण ड्रैगन की विनम्रता उतनी ही कठोर और असुधारणीय थी। यानी जितना इट इंडिकेट्स द मॉडेस्टी ऑफ द ड्रैगन वाज हार्डन्ड एंड इनकॉरेजिबल एज द फॉल्स बोस्ट ऑफ बेलिंडा एंड अदर पेट्स वाज। इससे हमें यह पता लगता है कि जितना इजी चेंज करना, जितना मुश्किल बेलिंडा और उसके एनिमल्स के माइंडसेट को चेंज करना जितना मुश्किल था, जितना वो कैन नॉट बी करेक्टेड, ऐसी चीज़ जितना उसको ठीक करना मुश्किल था, कैन नॉट बी करेक्टेड, उतना ही कस्टर्ड के अंदर अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस लाना भी मुश्किल था। ही डिड नॉट रियलाइज ही वॉज केपेबल ऑफ ब्रेव डीड्स। इसके बावजूद भी वो ये नहीं समझ पाया कि वो बहुत कुछ कर सकता है और बहुत सारी सिचुएशन में फियरलेसली भी बिहेव कर सकता है। देयरफॉर उसका बिहेवियर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया इस पायरेट के इंसिडेंट की वजह से। उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि उसके आसपास के एनिमल्स ने उसको कुछ करने ही नहीं दिया। समझ में आ गया बच्चों? हाउ कैन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बी कंसिडर्ड अ बैलेड? और ये बच्चों सीबीएसई का क्वेश्चन है और इस साल के सैंपल पेपर्स में भी आया है। बैलेड एक नैरेटिव पोएम होती है जो हमें एडवेंचर्स और ब्रेव डीड्स बताती है किसी भी हमारे प्रोटैगनिस्ट के, यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके मेन कैरेक्टर के डीड्स को बताती है, स्ट्रॉन्ग डीड्स को बताती है सिंपल लैंग्वेज में। ये 4-4 लाइन के स्टैंजास में लिखी जाती है।
टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो है वो हमारी पैरोडी ऑफ अ बैलेड के फॉर्म में आती है, बिकॉज यहाँ पर वो हमें ब्रेव फाइट ऑफ अ ड्रैगन अगेंस्ट द पायरेट को बताती है, लेकिन एक मजाकिया तरीके के अंदर। तो हाँ, इसको हम एक फेबल यानी एक ऐसी इमेजिनरी स्टोरी के साथ एक बैलेड भी मान सकते हैं, जहाँ पर हम एक कैरेक्टर के स्ट्रॉन्ग होने की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? इट हैज 4 लाइन स्टैंजा और सिंपल लैंग्वेज, बट देयर इज अ ट्विस्ट। ये प्रोटैगनिस्ट जो है ना वो एक ब्रेव ह्यूमन नहीं है, लेकिन एक एनिमल है जिसका नाम है कस्टर्ड दी ड्रैगन। आई होप बच्चों आप सब लोगों को यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर होगा। इसी के साथ हमारे 2 बड़े ही प्यारे एनिमल से रिलेटेड चैप्टर और पोएम खत्म होती है। ऑलमोस्ट बच्चों हमारा सिलेबस भी होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ये क्वेश्चंस समरी हर चीज़ आपकी हेल्प कर रही होगी। आप लोगों को कोई भी डाउट है बच्चों तो आप लोगों के पास कमेंट बॉक्स है, आप लोग मुझे उसमें बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू इफ द डाउट इज रेलेवेंट। अगर आप लोगों का डाउट रेलेवेंट है तो आपको ज़रूर आपकी बात का रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की क्लास का होता है यहीं पे दी एंड। मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं हम लोग हमारी अगली क्लास में एक और नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। डाउट्स है तो पूछो, बिकॉज हमारा काम है आप लोगों को डाउट्स के लिए हेल्प करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।